हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एक बात कहना है कि यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख के रखा है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। कुछ लोगों को जो कंसेप्ट वीडियो होता है अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो लोग नहीं देखते। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, सच में अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स ठीक से जानना है तो तुम लोग को ये जो डेफिनेशन से ये जो कुछ टर्म है नए नए हम लोग सीखेंगे तो उसको ज़रूर तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों को कि वो लोग तो पढ़ने के बाद ही, अगर मैं इसको एक्सप्लेन भी ना करूँ, ये तुम अगर देखोगे तो खुद तुम अपने मतलब खुद ही समझ जाओगे, लेकिन बाद में ये भूल भी जाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि पूरा एक्सप्लेन करूँगा, फिर वर्कशीट 1 को स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि तुम लोगों को हेल्प हो। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कोई बात नहीं, वो लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन होने वाला है और मैं पूरा एक्सप्लेन करके बोलूंगा कि रॉ डेटा क्या होता है, अरेंज्ड डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। क्योंकि अभी 9 में जाके भी ये सब फिर से पढ़ोगे, 10 में भी है और साइंस लोगे तो 11-12 में तो है ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, एक बात कहना है, यहाँ पे मैंने तुम लोगों का जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैंने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स लिखा है क्योंकि ये अप टू वर्कशीट 3 जो है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है, ठीक है ना। वर्कशीट जो 4 है वो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, तो इसलिए मैंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स लिख के स्टार्ट किया है। तो चलो शुरू किया जाता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, पहले ही मैं कह देता हूँ, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो ले लो, मैं इसको कम्युनिटी बार में ठीक है कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो देखो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, तो अभी मैं एक एक चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद और कुछ है जो हिस्टोग्राम बार ग्राफ क्या होता है, उन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चे लोगों को, तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। और जो है कुछ टर्म है वहाँ पर। और सोचो, अगर ऐसा कहा गया कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड प्रिपेयर ए हिस्टोग्राम, तो कैसे करोगे? पहले तो तुम्हें जानना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, तो इसीलिए ये सब चीज़ तुम्हें जानना है। पहले जो है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हम लोग जो पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, ये होता क्या है एक्चुअली? कुछ नहीं, देखो बहुत सारे डेटा हम लोगों का क्या होता है कि वैसे क्रिकेट में बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को क्रिकेट अच्छा लगता है, कोई भी क्रिकेट फुटबॉल कुछ भी हो, वहाँ पर क्या होता है कि सोचो कुछ डेटा, मतलब कैसा स्कोर गया है, किसने कितना मार्क्स किया है, मतलब मार्क्स नहीं है सॉरी, कितना रन किया है, रन रेट कैसा गया है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसको बोलते हैं मतलब स्टैटिस्टिक्स। मतलब क्या, कोई भी डेटा को इजी तरीके से अगर तुम समझ पाओ, मतलब बस एट ए ग्लांस तुम देखोगे और बोल दोगे अच्छा हाँ ये है। मतलब सोचो कि क्रिकेट में ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग भी शायद देखे होंगे कि क्रिकेट में क्या होता है कि सोचो विराट कोहली अभी टॉप बैट्समैन है इंडिया का, तो उसका 2010 में कितना स्कोर गया था, मतलब 11-10 में वर्ल्ड कप के टाइम। उसके बाद 2000 उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब लास्ट 10 ईयर्स उसका कौन से साल में कितना स्कोर किया है, एक बार ग्राफ के थ्रू अगर तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें देख के पता लग जाएगा अच्छा 2000 जो 18-19 है बहुत अच्छा किया था, और अभी 2021 में क्या हो रहा है कि उसका कोई भी 100 नहीं गया है और उसका स्कोर भी लो है, तो तुम देख के बता दोगे कोई पिक्चर देख के। वैसे तो इसीलिए बोला गया कि स्टैटिस्टिक्स इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कलेक्टेड फॉर ए डेफिनाइट पर्पस। डेफिनेटली वहां पे एक पर्पस रहना चाहिए, ठीक है ना। ओके, लाइक अगर ऐसा बोला गया कि तुम लोग एक ग्राफ बनाओ, एक रिप्रेजेंटेटिव डेटा को कलेक्ट करो, रॉ डेटा को, और उसको रिप्रेजेंट करो कि कौन सी महीने में कितना कोविड केस हुआ है, तो वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू तुम लोग, मतलब ऐसे तो डेटा को पढ़ोगे तो एक तो बोरिंग होता है और डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर तुम उसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखोगे स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में, तो तुम देख के बोल देगा अच्छा इस टाइम में मंथ ऑफ अगस्त में ज़्यादा गया था और जनवरी के टाइम में कम हुआ था, ऐसे देख के बोल पाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ है स्टैटिस्टिक्स। अभी चलो आते हैं डेटा और रॉ डेटा क्या है कि ऑब्जर्वेशन और इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज कॉल्ड डेटा रॉ डेटा। मतलब अभी मैंने कहा कि कौन सी महीने कितना किसका मतलब कितना कोविड का केस हुआ था और कितना रिकवरी हुआ था और कितना सोचो कि इफेक्टेड हुआ था, ये अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो उसको तुमने कुछ मतलब नेट से कुछ डेटा कलेक्ट करोगे। लाइक अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे स्कूल में
जो क्लास अभी 8 में पढ़ रहे हो तुम लोग, तो 7 में सोचो कि एनुअल एग्जाम के टाइम में कुछ बच्चे का मार्क्स है, मतलब 40 बच्चे हैं तुम लोगों के क्लास में और उसका मार्क्स दिया गया, ऑब्टेन मार्क्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स में ही सोचो। तो अभी किसने कितना अच्छा रिजल्ट किया है, कितना कम है, कितना बच्चे फेल हुआ है, कितना बच्चे 90% के अबव मिला है मार्क्स, ये अगर एक तुम डेटा को, मतलब ये डेटा तुम्हें अगर चाहिए, मतलब ये सब आंसर चाहिए, तो तुम्हें पहले तो डेटा को कलेक्ट करना है ना, हर एक बच्चे का मार्क्स को तुम्हें पहले कलेक्ट करना है, फिर उसको अरेंज करना, क्या करना है वो बाद में आता है वो, लेकिन वो डेटा को तो कलेक्ट करना है कि तुम जाके अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कोई क्लास में बोलो पिछले साल तुम्हारे क्लास में कौन फास्ट हुआ था, कौन किसको, कितने बच्चे फेल हुआ था, कितने बच्चे को 90% अबव मिला था, कितने बच्चे पास हुआ था, अगर ये सब मैं पूछूं तो पहले तो तुम्हें डेटा को कलेक्ट करना है कि सर हर एक बच्चे 40 बच्चे जो है उनका मार्क्स कितना है, पहले वो तुम्हें ऑब्टेन मार्क्स डेफिनेटली वो कितना है वो तुम्हें पहले फाइंड आउट करना है, मतलब कलेक्ट करना है, तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा। अब तो समझ में आ गया ना रॉ डेटा क्या होता है, मतलब बस तुम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो मार्केट से, है ना, वो स्कूल से हो सकते हैं, वो नेट से हो सकते हैं, कहीं से भी, उसको बोलते हैं डेटा। अभी वो उसको तुम अरेंज कर दिए, दैट इज कॉल्ड अरेंज डेटा। चलो पढ़ते हैं। रॉ डेटा व्हेन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एरी अरेंज डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक्चुअली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का कुछ मीनिंग थोड़ा अलग लेता है, ये वाला, इसको मैं बाद में करता हूं, पहले यहां तक सुनो। इसका क्या है कि कोई डेटा अगर तुमने कलेक्ट किया है, सोचो वही मार्क्स, मैं एक ही एग्जांपल लेके बोलता हूं कि मार्क्स, तो अभी तुमने उसको अरेंज किया है, हम लोग वैसे करते हैं, पता है तुम लोगों को कि तुम लोगों का जब एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद जो मार्च के महीने में तुम लोगों का कुछ दिनों का छुट्टी होता है एनुअल एग्जाम के बाद, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कॉपी चेकिंग करते हैं, उसके बाद उसका मार्क्स आता है, फिर मार्क्स जो क्लास टीचर होता है सब एक सब्जेक्ट टीचर से मार्क्स कलेक्ट करता है, फिर उसको बना के एक रिजल्ट बनाता है, हर एक सब्जेक्ट का इतना इतना मार्क्स मिला, हो गया रिजल्ट। उसके बाद हम लोगों का जो 10-15 दिन टाइम रहता है, तुम लोग तो छुट्टी करते हो, तो उस टाइम में क्या हम लोग करते हैं पता है, हम लोग उस टाइम में मास्टर रजिस्टर बोलते हैं, वहाँ पे सब डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं हर एक साल का, वहाँ पे कौन बच्चे फास्ट हुए, मार्क्स को अरेंज करके रखते हैं कि ताकि क्या है कि हाईएस्ट मार्क्स से लोएस्ट मार्क्स हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं। हम लोगों को क्या इसमें फायदा मिलता है कि जो हाईएस्ट मार्क्स मिले मतलब वो फास्ट हुए उस क्लास में, है ना, और लोएस्ट मतलब इतना बच्चे को वो नहीं हो पाए कुछ कारण के चलते, वो लोग पास नहीं हो पाया और कुछ प्रॉब्लम हुआ था इसलिए नहीं हुआ है, और सोचो कितने बच्चे को 70% अबव मिला है, तो पूरा अरेंज अगर हो गया डेटा, अगर हैफाजर्डली रहेगा तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना कहाँ है ये, अच्छा ये इसको मिला है, सोचो मैथ्स का मार्क्स मैं चेक कर रहा हूँ, मैथ्स का मार्क्स, तो ये अच्छा इसको 98 मिला है, अच्छा और अच्छा इसको तो 99 मिला है, और फाइंड आउट करो, मतलब ऐसे डिफिकल्ट होता है। अगर तुम उसको अरेंज करके लिख दोगे तो बस जो पहले, अब अरेंज मतलब असेंडिंग भी हो सकता है डिसेंडिंग भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो हाईएस्ट मार्क्स टू लोएस्ट मार्क्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग किया है, तो बिगर टू लोअर, तो क्या है जो पहले होगा वो हाईएस्ट मार्क्स वाला है, तो मतलब वो फास्ट हुआ है क्लास में मैथ्स में, उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो उस डेटा को जब अरेंज हो गया डेटा ना, उसको कहते हैं अरेंज डेटा, याद रखना बहुत आसान है, एंड एडी भी कह सकते हो। अभी प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब ये जो एक्सक्यूज मी, ये जो अरेंज डेटा है इसको एक टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल में बना के रखोगे, ठीक है ना, तब उसको कहेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंट करते हैं हम लोग डेटा को, लाइक तुम लोगों का जो मार्क्स होता है हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और जो बाकी जो सभी सब्जेक्ट है, तुम लोगों का तो हिस्ट्री अलग से नहीं होता है, एसएससी होता है, सोशल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा होता है ना, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। तो क्या होता है कि उनको तो हम लोग रिजल्ट जब देते हैं कैसे होता है, एक टेबल बना होता है, चार्ट बना होता है, यहाँ पे मैथ्स लिखा होता है, सोचो पहले फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, यहाँ पे मार्क्स है, सेकंड लैंग्वेज किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, किसी का हिंदी हो सकता है, तो वो है, उसके बाद मैथमेटिक्स इतना, साइंस इतना, ऐसे अरेंज होता है, तो वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को हम लोग प्रेजेंट करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी क्या आते हैं रेंज। रेंज कुछ नहीं, सोचो एक बच्चे को, जो बच्चे हैं बहुत अच्छे मैथ्स में, उनको मिला है 99, आप लोग बोलोगे सर 100 ही कर देते,
चलो कोई बात नहीं, 99 लिया है मैंने। और एक बच्चे जिनको सबसे कम मार्क्स मिला है, वो मैथ्स को उसको मैथ्स में डर लगता है, तो उन्होंने मतलब वो सबसे कम मार्क्स मिला है, तो उनको सबसे कम मार्क्स मिला है। तो क्या है, सोचो उनका मार्क्स है 20, फेल हो चुका है ना, किसी को फेल करना अच्छा नहीं है। चलो यहाँ पे हम लोग लेते 40, ये है लोएस्ट मार्क्स कोई क्लास का। जनरली ऐसा नहीं होता है, चलो मैं लेता हूँ। तो रेंज क्या होता है, ये वाला रेंज क्या है, रेंज कुछ नहीं, हाईएस्ट वाला मार्क्स माइनस लोएस्ट वाला जो मार्क्स है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, सबसे बेहतर बच्चे और क्लास में जो सबसे कम मार्क्स मिला है जिनको, उन दोनों का डिफरेंस हाईएस्ट मार्क्स। मतलब अब बाकी का क्या है, 40 से 99 के बीच में सबको मार्क्स मिला है, मतलब यही सबसे, ये बच्चा जो है XYZ कोई बच्चा है जिनको सबसे कम मार्क्स मिला है। तो और ये एक बच्चा है जो जिनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मैथ्स ही सोच लो। तो अभी इन बाकी बच्चे का मार्क्स क्या है, इनके बीच में है। सोचो कोई एक और बच्चे हैं जिनको 40 ही मिला है, तो इससे कम तो नहीं है ना, तो बाकी बच्चे का मार्क्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसीलिए रेंज मतलब यहां से यहां तक डेटा जो है वो वैरी करता है, मतलब इसके अंदर ही डेटा जो है घूम फिरता रहता है। तो इसीलिए इनका डिफरेंस जो होगा 59, ठीक है ना, 59 इज द रेंज। तो यहां पे वही बोला गया कि द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सोचो क्या है, 99, 40, 61, 62, 30 तो नहीं ले सकते हो, 78, सब बच्चे का मार्क्स है ये। किसी का मिला है 90, किसी का मिला है 89, किसी का मिला है मैं हर वक्त 30 क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं, 78, इस तरह से मार्क्स मिला है। तो हाईएस्ट कितना है, ये वाला, और लोएस्ट क्या है, ये। तो इनका डिफरेंस, तो तुम्हें पहले इसलिए ये सबसे बेहतर चीज क्या होता है, अगर रेंज फाइंड आउट करना है तो डेटा को अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद जो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो मतलब स्मॉलर टू बिगर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो क्या होगा, स्मॉलर टू बिगर। तो उसी तरह से मतलब कोई डेटा को तुम अरेंज करोगे, उसके बाद क्या है, सबसे पहले जो है वो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उस कलेक्शन ऑफ डेटा में, मतलब उस रॉ डेटा में, और जो सबसे अंत में है वो सबसे बड़ा वैल्यू है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तुमने अरेंज किया है। अभी मैंने कहा ना कि कोई बच्चे का क्लास का मार्क्स है, मैंने हाईएस्ट मार्क्स टू लोएस्ट मार्क्स मैंने अरेंज किया है, तो उसमें क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो सबसे पहले जो है वो बिगर मार्क्स है, ग्रेटर मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स, और लास्ट में जो है वो लोएस्ट। तो उन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो डेटा को अरेंज करके करोगे तो आसान होता है। तो ये रेंज हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सोचो कोई क्लास में एक तुम दोनों दोस्त हो, तुम दोनों को ही अच्छा मार्क्स मिला है, दोनों ही सोचो 80 करके मिला है दोनों को ही, और एक बच्चे उनको भी 80 मिला है। 4 बच्चे ऐसा है जिनको 80 करके मार्क्स मिला है, 5 बच्चे, किसी को ऐसा भी बच्चे 78 मिला है, और एक बच्चे जो जिसको 89, 90 भी मिला है, 99, और एक बच्चे को मिला है 90, इस तरह से मार्क्स है। अब बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 99 किन बच्चे को मिला है, 2 बच्चे को। पूरा जो मैंने डेटा लिखा है इनमें 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिनको 99 मिला है, मतलब 99 का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 2। जितना टाइम ये रिपीट होता है, इसीलिए वो बोला गया है। लाइक यहाँ पे देखो 80 कितने बच्चे को मिला, 1 2 3 4 5, तो 5 बच्चे को 80 मिला है, तो मतलब 80 का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 5। लाइक 90 कितने बच्चे को मिला है, 1 2 90 3, तो 90 का कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। लाइक क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स, मतलब जितने टाइम ये ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रहा है ना, उसको इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, तो समझ में आया, जितने वो डेटा जितने टाइम रिपीट होगा, ये जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोगों को बनाना है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी नहीं पता है तो तुम लोग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाओगे, ठीक है ना। चलो अभी आ जाते हैं क्लासेस और क्लास इंटरवल। कुछ नहीं, अगर डेटा तो ये डिस्क्रीट वैल्यू है, अगर इसी डेटा को अगर मैं ऐसे अरेंज कर लूं, सोचो 10 गैप में, कि मार्क्स क्या होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, सोचो तो एक बच्चे को 99 मिला है, मतलब आउट ऑफ 100 में 99 मिला है, किसी को 80 मिला है, मतलब आउट ऑफ 100 में। तो मैं रेंज को ऐसे अरेंज करता हूं 1 to 0 to 10, एक है, अभी 10 to
20, 22, 30। मैंने इस तरह से अगर अरेंज करूं तो देखो 10-10 इंटरवल में अरेंज कर रहा हूं। तो अभी यहां पे सोचो 30 तक तो किसी को नहीं मिला है, लोएस्ट मार्क है 40। तो सोचो यहां पे मैं अरेंज करता हूं 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। चलो इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, है ना। यहाँ पे ऐसे करके लिखता हूँ 70, 70 to 80 एंड 80 to 90 एंड 90 to 100, ऐसा है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 40 कितने बच्चों को मिला, एक ही बच्चे। तो यहाँ पे तुम 40 लिख सकते हो, मतलब 1 40 नहीं 1 लिखोगे, ठीक है ना। अभी 40 to 50 के अंदर और कोई नहीं है। अभी सोचो 50 to 60 के अंदर कोई है, नहीं है। यहाँ पे देखो, इसको अरेंज करोगे तो और आसान होगा। मैं जब शाम करवाऊंगा तो डेफिनेटली इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पे 0 है, तो 60 to 70 में है, देखो 1 2 3, 3 ही है, हाँ 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे। अभी 70 to 80 में क्या है, 70 to 80 में है 80 को नहीं ले सकते हो, क्योंकि तुम लोअर लिमिट को कभी चूज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आना है आपा, क्योंकि 80 को अगर तुम यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन होगा ना। तो हमेशा आपा, सॉरी मैंने गलत कहा है, तो अपर लिमिट जहाँ पे होगा उस वैल्यू को कभी नहीं ले सकते हो, लोअर लिमिट का वैल्यू लेना है। मतलब यहाँ पे तुम 80 को लिखोगे तो सोचो 1 2 3 4 5, ये 5 वाला तुम अगर यहाँ पे लिख दोगे, 80 है इस लिखा है इसलिए 5, तो यहाँ पे भी 5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए याद रखना अपर लिमिट को कभी नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, हमेशा लोअर लिमिट। तो वही उसी तरह से होगा। तो अभी क्या है, क्लासेस क्या है, ये हर एक को क्लासेस बोलता है, ठीक है ना। ये तुमने जो अरेंज किया है इसको क्लासेस बोलते हैं, हर एक चीज को, गॉट इट। अभी इसका देखो, ये वाला है लोअर लिमिट, मतलब ये लोअर वैल्यू है, और ये वाला है इस क्लास में, पर्टिकुलर इस क्लास में सोचो, ये वाला है अपर लिमिट। तो ये दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, इस पर्टिकुलर क्लास के बारे में मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो वैसी तरह इसीलिए बोला गया कि ये क्लासेस है, और क्लास इंटरवल्स क्या है, आर द ग्रुप इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड। देखो यहाँ पे पूरा ऑब्जर्वेशन क्या है, 0 to 100 है, तो मैंने उसको 10-10 गैप में डिवाइड किया है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो प्रत्येक को बोलते हैं क्लास इंटरवल और क्लासेस, गॉट इट। अभी इस क्लास इंटरवल में जो ये वाला है लोअर वैल्यू है, दैट इज लोअर लिमिट, एंड दैट वन इज अपर लिमिट। उसीलिए बोला सपोज द क्लास इंटरवल इज 20 to 30, यहां पे एक क्लास इंटरवल है, तो देन 20 इज द लोअर लिमिट एंड 30 इज द अपर लिमिट। जो लोअर वैल्यू है कोई पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में और क्लासेस में, तो वो है लोअर लिमिट जो उसका स्मॉलर वैल्यू है, और ये है अपर लिमिट। ओके, आ गया। अब क्लास मार्क क्या है, ये हर एक बच्चे भूल जाता है। क्लास मार्क जो है कुछ नहीं, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है इनको ऐड करना है तुम्हें। मतलब यहाँ पे 80 + 90 फिर डिवाइड बाय 2, मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का मीन फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इनको ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो, इनका ऐड आएगा तो मतलब सम करोगे तो तुम्हें मिलेगा 170 by 2, 85 आ गया। दिस इज द क्लास मार्क ऑफ दिस इंटरवल। कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल का क्लास मार्क होता है, हर एक का नहीं होता है, पर्टिकुलर इंटरवल का क्लास मार्क। तो इस इंटरवल का मतलब ये क्लासेस का क्लास मार्क क्या होगा, 85 मिड वैल्यू। इसीलिए बोला गया कि मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास मार्क। मिड वैल्यू मतलब उसका मीन फाइंड आउट करना है, और इस तरह से भी कह सकते हो उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। 2 वैल्यू है तो इसलिए डिवाइड बाय 2, गॉट इट। तो यहां तक तो हो गया। अभी मैं कुछ ये जो की टर्म है इसको रखूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, और 2 चीजें हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ इसके बारे में कहूंगा। फिर आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं वर्कशीट 1 मैंने जैसे कहा था कि एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, अगर इसको अरेंज करोगे तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम में तुम्हें इसी तरह पे मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, बॉक्स करके भी दे सकता है, कॉमा कॉमा करके भी दे सकता है डेटा को। तुम्हें पहले क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं। तो देखो यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू है वो कौन है, 27 लग रहा है मुझे। तो देखो ना 27 से कोई भी छोटा है तो देखो, देख लो एक बार, नहीं तो 27 को लिखते रखो, मतलब अरेंज करूंगा मैं असेंडिंग ऑर्डर है। जब शाम को कराऊंगा ना तो और अच्छे से लिखूंगा स्टेटमेंट को, अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं, मतलब समझा रहा हूं। तो 27 है, उसके बाद देखो फिर कौन है, यहां पे और एक 27। जो होगा उसको एग्जाम के टाइम में क्या करोगे,
क्वेश्चन में पेंसिल से काटते रहना और पेन से भी कर सकते हो। ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ठीक रखना चाहिए तुम लोगों को, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक डेटा मिस मतलब पूरा सम गलत। तो अभी यहाँ पे देखो और एक 27 है, आ गया, और एक है, पहले 27 को लेना है, ठीक है ना, हो गया। अभी देखो 34 है, 34 के कम है वैल्यू है 32, तो मतलब 32 लिखो, आ गया। अभी 34 है, 34 जो जो लिखोगे काटते जाना। यहाँ पे एक 34 है और नहीं है, देखो बस खत्म, 34 का हो गया। अभी देखो 37 देख सकते हो हम, 37, हाँ 37 है। अभी 42 के छोटा नंबर कोई है नहीं, तो 42 मैं अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, और एक 42, जो जो लिखोगे उसको काटते जाना है तुम्हें, ठीक है। तो ये आ गया। अभी क्या है, 69 से छोटा नंबर नहीं है, तो 69 यहाँ पे 69 आ गया। अभी 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 यहाँ पे भी एक 69 है। तुम इसको देखो, एक बात कहना है कि अगर तुम इसको अरेंज ना करके भी करना चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तुम लोग कर सकते हो, लेकिन अरेंज करना बेहतर चीज़ है, ठीक है। अभी देखो, अच्छा 69 से पहले मैंने एक मिस कर गया था, यहाँ पे देखो एक 44 वैल्यू है, तो 44 को यहाँ पे लिखना है। ओके चलो, ऊपर में सभी का हो गया, इन दोनों बाकी, ये दोनों बाकी है, 84 74, तो दैट इज 74। अब 84 284 लिखना है, और यहाँ पे एक और 84, डन। बाकी का सबका तो हो गया। यहाँ पे 89 कैंसिल और यहाँ पे 99, देखो सबको मैंने कैंसिल कर दिया ना, सबको काटा है, हाँ मतलब मेरा हो गया, डन। अभी ये अरेंज्ड है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, देखो मैंने जो अलग अलग मार्क्स होता है, हो सकता है, मैंने उसको यहाँ पे लिखा है मार्क्स ऑब्टेन में। देखो 27 है, 32 है, 34 है, 37, 42, 44, 69, 74, 84, 89 एंड 99। देखो मैंने अलग अलग वही लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गया। अभी क्या करना है, 27 कितने बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 लिखना है। एक चीज कह देना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर टैली मार्क बोला गया है ना कि यूज ऑफ टैली मार्क फॉर गेटिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो तब ये सब नहीं करोगे तुम, वैसे रखना है, तुम्हें देखना है अलग अलग मार्क्स कौन है, यहाँ पे लिख दोगे, बीच में एक करना है टैली मार्क और फिर फ्रीक्वेंसी टेबल, यहाँ पे टैली मार्क और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टेबल। फिर टैली मार्क मतलब तुम लोग तो 7 से करते आए हो, 6 से, तो जो जितना होगा मतलब 1 2 3 4, तो 4 मतलब 1 2 3 4, 5 होता तो उसको ऐसे काट देते थे ना, इस तरह से, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे 4 हो गया। 32 का कितना है, एक ही है, 34 का 2, 37 एक ही बार रिपीट हुआ है, 42 2 टाइम्स रिपीट, 44 1, 69 3 टाइम्स रिपीट। अच्छा उसके बाद 74 1 टाइम्स, 84 3 टाइम्स, अभी 89 1 टाइम्स एंड 99 1 टाइम्स। बस ये वाला आ गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। अभी ये जो है ये ग्रुप वाइड नहीं, ग्रुप मतलब दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। एक जो है सिंपल ऐसे, मतलब यहाँ पे देखो डिस्क्रीट वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, और एक जो होता है वो ग्रुप, मैंने कहा था ना क्लास इंटरवल। तो अगर इसी ऑब्टेन मार्क्स को तुम ग्रुप बना दोगे, देखो 27 इज द लोएस्ट मार्क्स, तो इसके पहले का लेना नहीं है, तो सोचो कि मैं अगर 20 to 30 चूज करूं, फिर 30 to 40, 40 to 50 मार्क्स, 50 मार्क्स टू 60 मार्क्स, 60 मार्क्स टू 70, 70 मार्क्स टू 80 मार्क्स का टेबल, और 80 टू 90 एंड 90 टू 100। अभी इस तरह का मैं ग्रुप बना दूं, क्लास, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल और क्लासेस, याद है अभी भी मैंने कहा था। तो अगर इस ग्रुप में बना दूं तो आप बताओ 30 टू 40 में कौन है, 27 वैल्यू वो 4 टाइम्स है, ये तो 32 हो गया। तो ये वाला यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा, एफ लिख के छोड़ देता हूं, ये मार्क्स ऑब्टेन है, एमओ, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या आएगा बोलो, मैंने एक राफली बनाया टेबल, ठीक है ना। अभी बोलो इसमें कितना आएगा, 4 ही आएगा, 4। अभी 30 टू 40 मतलब क्या है, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा 40 तक, तो मतलब यहाँ पे क्या है 1, ये 2 मतलब 3 एंड 1 4, तो यहाँ पे भी 4 लिखना है।
इसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप में है, देखो ग्रुप में आ रहा है, मतलब 30 to 40 जिन जिन बच्चे को मार्क्स मिले इनके बीच में। तो वो क्या होता है कि ज्यादा साम जब तुम और हायर क्लास में जाओगे और अच्छा एग्जाम के टाइम में जो आने वाला साम होता है वो ग्रुप में दिया होता है। ये साम को तुम दोनों तरीके से अरेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ डेटा दिया जाएगा वहां पे तुम्हें ग्रुप में नहीं बनाओगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। तो उस टाइम में तुम्हें ग्रुप में बना लेना है, तो इसलिए दिस इज द मेन मेथड। तो लेकिन तुम्हें डिस्क्रीट नहीं समझोगे तो ग्रुप कैसे समझोगे, है ना। तो इसलिए मैंने इसको पहले समझा है। तो अभी देखो 40 to 50 के मार्क्स में कौन कौन है, ये वाला आएगा, ये वाला, ये दोनों ही आएगा। दोनों का मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है और इसका है 3, मतलब 1, मतलब 3 आएगा। तो 6 अभी 50 to 60 में कोई भी नहीं है, देखो ये एकदम 69 हो गया मार्क्स, तो ये 0 आएगा। अब 60 to 70 69 एक ही वैल्यू, मतलब 1। अब 70 to 80 देखो एक ही वैल्यू 74, इसका है 1। अच्छा एक मिनट, 60 to 70 में 69 तो है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी वो 3 है, मतलब यहाँ पे 3 लिखना है। 80 to 90 ये दोनों ही आ जाएगा, दोनों मतलब इसका फ्रीक्वेंसी है 3, इसका है 1, मतलब 4। और 90 to 100 मतलब एक ही आएगा। अब देखो इनको भी ऐड करोगे तो इनके साथ सेम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्रुप में बनाओगे तो इस तरह से करना है, सिंगल बनाओगे तो इस तरह से। अभी इसमें देखो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इसका चलो ये है एक क्लास इंटरवल 40 to 30, इसका ये जो है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। और क्लास मार्क के कितना है 40 + 50/2, दैट मीन्स 90/2, 45 इज द क्लास मार्क। इसका मिडिल वैल्यू होता है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो क्लास मार्क भी बाद में काम आएगा क्लास 9 में जाके, तो अभी सीख लो, बहुत आसान होगा बाद में जाके। तो ये सब टर्म तुम्हें याद रखना है। अभी क्या है, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, वो बस 2-3 लाइन ही बोलूंगा क्योंकि जब शाम करवाऊंगा तभी और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बार ग्राफ क्या है तुमने बुक में लिखा है, बस सुन लो, वीडियो लेंदी हो चुका है तो यहाँ पे मैं खत्म करने वाला हूँ। A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of rectangles. Rectangles मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ ना, तो बार ग्राफ का क्या फंडा है और हिस्टोग्राम का क्या फंडा है। देखो बार ग्राफ जो है वो है रेक्टेंगुलर होता है, हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बार ग्राफ जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन याद रखने में तुम लोगों को मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, वो क्या है कि बार ग्राफ का भी रेक्टेंगुलर फॉर्म आएगा, लेकिन ये विड्थ भी सेम होगा। मेरा देखने में अलग हो रहा है, लेकिन ये सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये अगर 2 हुआ तो ये भी 2 होगा, मतलब ये विड्थ के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भी 2 होगा। चलो विड्थ हमेशा सेम होना चाहिए बार ग्राफ में। और क्या है चीज़, मेरा हाथ, एक मिनट, दिस अलग अलग है, सभी रेक्टेंगुलर जो स्लाइड है वो अलग अलग है, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है कि सभी एक साथ होता है, लाइक दिस। अभी दिस सोचो, ऐसा सेम नहीं हो सकता विथ, अलग अलग हो सकता है विथ हिस्टोग्राम में, ऐसा। अभी सोचो ऐसा, इस तरह से हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है। इसको बाद में तुम्हें सेम करना है, वो 9 में है, उतना डिफिकल्ट सम यहाँ पे तो नहीं है, तो कोई बात नहीं है। अभी इस तरह से ही सोचो ना, ऐसा है कुछ। चलो इसको और अलग कर देता हूँ। ये मतलब बार ग्राफ में क्या होता है, अलग अलग होता है। ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बस इतना ही है, जब शाम करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन होना है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। कैसा लगा वीडियो को एक कमेंट करके बताओ। जो लोग लास्ट तक हो प्लीज़ राइट डाउन आई हैव सीन द फुल वीडियो सर। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लग रहा है मेरा काम तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तुम लोगों के सपोर्ट चाहिए मुझे, बस क्या करना है। अच्छे से रहो, टेक केयर, बाय बाय।